ओके, नेक्स्ट आता है बेटा प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कीन्स। और देखो, प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कीन्स में हमारे पास सबसे पहला आता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स में हमारे पास बेसिकली बेटा दो तरह के रूल्स फॉलो होते हैं। एक होता है मार्कोवनिकोव रूल और एक होता है एंटी मार्कोवनिकोव रूल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कन्वर्जन्स में भी इसका नॉलेज होना चाहिए, तभी कन्वर्जन्स कर पाओगे। तो मार्कोवनिकोव रूल जो है ये क्या कहता है? ये कहता है नेगेटिव पार्ट जो होगा रिएजेंट का, +1 में भी था वैसे बेटा ये। तो क्या कहता है ये कि जो नेगेटिव पार्ट होगा रिएजेंट का, जैसे कि HBr है तो उसमें Br नेगेटिव विल अटैच टू डैट अनसेचुरेटेड कार्बन। वो उस अनसेचुरेटेड कार्बन, अनसेचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जोड़ना है विच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो उस किससे जोड़ना है? जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। ये मार्कोवनिकोव रूल है। फिर बताता हूँ क्या कह रहा है कि नेगेटिव पार्ट को उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जोड़ना जिसके पास कम हाइड्रोजन होते हैं। सिंपल सी बात है बेटा। तो जैसे देखो, ये रिएक्शन को देखो। अब इस रिएक्शन में ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन है ये। तो इसको रिएक्शन कर दी किससे? HBr से। तो अब यहाँ पे मार्कोवनिकोव रूल लगेगा। मार्कोवनिकोव रूल लगेगा तो नेगेटिव कौन है? Br नेगेटिव। Br नेगेटिव जोड़ना है जिसके पास कम हाइड्रोजन है, यानी और कौन से उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जोड़ना है जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो Br जाएगा बेटा CH के पास, और जो बच गया यानी H वो दूसरे के साथ जोड़ दिया करो। और जब भी एडिशन करते हैं तो एक बॉन्ड कम कर देनी होती है बेटा। जैसे डबल है तो वो सिंगल बन जाएगी, ट्रिपल होता तो डबल बन जाती। तो हमारे पास जो बन गया वो लिखो। CH3 देखो सेम आ गया, आगे CH है, CH भी आ गया। ठीक है, CH के साथ कौन जुड़ गया? देखो Br जुड़ गया। और अभी मैंने कहा डबल थी तो डबल सिंगल हो जाएगी क्योंकि ऐड हो रहा है, एडिशन हो रही है ना। एक ग्रुप इससे जुड़ गया है, दूसरा ग्रुप दूसरे कार्बन से जुड़ गया, तो सिंगल बॉन्ड आ गई। और CH2 के पास H गया था तो CH3 बन गया। तो इस तरह से आपने ये रिएक्शन करनी है। और मार्कोवनिकोव रूल याद रखें बेटा। अच्छा, नेक्स्ट आता है एंटी मार्कोवनिकोव रूल, या जिसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट भी कहते हैं। ये सारे नाम इसी के हैं, एंटी मार्कोवनिकोव रूल, पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट। ये उसका उल्टा है बेटा। ठीक है, और पेरोक्साइड इसलिए आता है क्योंकि ये सिर्फ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगा। आपको एरो, रिएक्शन का जो एरो होता है ना, उस पर लिखा हुआ मिल जाएगा पेरोक्साइड। और दूसरी बात, जो मार्कोवनिकोव रूल है ये तो सब पे लग जाता है, यानी वाटर पे भी लग जाएगा। वाटर को कैसे तोड़ोगे? H पॉजिटिव वो H नेगेटिव, HCl पे लग जाएगा, HBr पे लग जाएगा, HI पे लग जाएगा। लेकिन ये जो एंटी मार्कोवनिकोव रूल है, एक तो पेरोक्साइड होना चाहिए, दूसरा ये सिर्फ HBr पे लगता है और किसी पे नहीं लगता। तो ये चीज़ याद रखनी है। और उसका अपोजिट है। उसका अपोजिट मतलब उसमें क्या कहा हमने? उसमें हमने कहा कि नेगेटिव को उससे जोड़ना है जिसके पास कम हाइड्रोजन है। यहाँ उल्टा कर दो, नेगेटिव पार्ट जो होगा रिएजेंट का विल अटैच, उससे जोड़ो टू डैट अनसेचुरेटेड कार्बन, मतलब उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जोड़ो विच हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, यानी जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर HBr। ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? HBr के लिए एप्लीकेबल है। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो सिर्फ HBr के लिए एप्लीकेबल है। और किसकी प्रेजेंस में? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो ये चीज़ आएगी बेटा इसमें। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? Br नेगेटिव उस अनसेचुरेटेड से जोड़ना है जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, यानी Br जाएगा CH2 के पास और H जाएगा CH के पास। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? देखो CH3, फिर ये CH था ना, इसके पास H गया तो ये CH2 बन गया। और एडिशन जब भी करनी है, मैंने क्या कहा? डबल को सिंगल बना दो। तो ये जो डबल बॉन्ड थी ये बन गई सिंगल बेटा, और आगे CH2 के साथ जुड़ गया Br, तो ये CH2 Br। इस तरह से ये रिएक्शन करनी है। अच्छा, मैंने पहले भी इस वीडियो में कहा था, आप एक काम किया करो, जब भी वीडियो सुनते हो ना, अपने साथ एक नोटबुक रखो, रफ नोटबुक ले लो चाहे। उसमें जितनी भी रिएक्शंस डिस्कस होती है ना, उनके रिएक्टेंट लिख लिया करो। जैसे ये इतना इतना पोर्शन लिख लिया करो। और जब वीडियो कंप्लीट हो ना, तो इन सब रिएक्शंस को खुद करने की कोशिश करो। तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आप सीखोगे भी बहुत ज़्यादा बेटा। तो और ऑर्गेनिक जो है इट नीड्स प्रैक्टिस बेटा। इसमें जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको आएगी। तो ये है। अच्छा, नेक्स्ट आता है एडिशन ऑफ हैलोजेंस। तो एडिशन ऑफ हैलोजेंस में देखिए, हमने Br2 को ऐड करना है। और Br2 ऐड जब भी करना है वो CCl4 की प्रेजेंस में करना है। तो CCl4 अगर दिख जाए तो इसी से समझ आया करो कि ऐड करना है। और ऐड कैसे करना है? एक Br इधर जोड़ दो, दूसरा Br दूसरे कार्बन से जोड़ दो, मतलब जो अनसेचुरेटेड है डबल बॉन्ड वाले कार्बन। तो एक Br एक डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जोड़ दो, दूसरा Br दूसरे जोड़ दो। तो इस तरह से ये बन जाएगा। और ये जो
कंपाउंड बन गया ये। अब इसमें देखो सेम हैलोजन एटम यानी सेम बी आर एडजेसेंट कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या कहते थे, इसको कहते थे विसिनल। तो ये विसिनल हैलाइड बन गया। और दूसरी बात, एक और इम्पोर्टेंट बात, ये +1 की भी रिएक्शन है। ये जो Br2 होता है इसका रेडिश ब्राउन कलर होता है। तो अगर अनसेचुरेशन हो, अनसेचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड्स हों, तो Br2 ऐड हो जाएगा, और ऐड हो जाएगा तो उसका ये कलर भी डिसअपियर हो जाएगा। तो इसके कलर के डिसअपियर होने से ये प्रूव हो जाता है कि जो इस कंपाउंड से रिएक्शन कर रहे हो वो अनसेचुरेटेड है। अगर ये सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड होता तो ये रिएक्शन ही नहीं होती। तो ये चीज़ है बेटा। तो रेडिश ब्राउन कलर ऑफ Br2 गेट्स डिस्चार्ज व्हेन Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 इज एडेड टू एन अनसेचुरेटेड कंपाउंड। अच्छा ठीक है, तो Br2 का जो कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर, वो डिसअपियर हो जाता है जब वो CCl4 की प्रेजेंस में, जब वो किसी अनसेचुरेटेड कार्बन से रिएक्ट करता है। और इससे क्या कंफर्म होता है, इससे कंफर्म होता है प्रेजेंस ऑफ अनसेचुरेशन, मतलब जो जिससे रिएक्शन करी उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये नेक्स्ट आता है बेटा हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। तो हैलोजन एक्सचेंज का मतलब क्या है? एक्सचेंज का मतलब ये है जैसे क्लोरीन पहले का लगा हुआ है, उस क्लोरीन को हटा देना है और ब्रोमीन लगा देना है, यानी एक हैलोजन को दूसरे हैलोजन से एक्सचेंज किया। ये होती है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। पर हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन से पहले मैं आपको कुछ याद दिलाता हूँ। ये देखो यहाँ पे हमने कहा था, ये थी आयोडीनेशन में प्रॉब्लम बताई थी कि आयोडीनेशन ये रिवर्स हो जाती है प्रोसेस, तो ये प्रॉब्लम बताई थी। और एक फ्लोरिनेशन में भी हमने प्रॉब्लम बताई थी। ये देखो ये दोनों प्रॉब्लम्स एक साथ भी लिखी है। फ्लोरिनेशन एक्सप्लोसिवली होती है, आयोडीनेशन स्लो होती है, रिवर्सिबल होती है। तो बेसिकली बात क्या थी? बात ये थी कि आप क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन बड़े आराम से कर लेते हो, उनमें दिक्कत नहीं आती। दिक्कत आती है फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन में, यानी फ्लोरीन जोड़ने में और आयोडीन जोड़ने में। तो इसीलिए फ्लोरीन और आयोडीन जोड़ने में दिक्कत आती है, तभी तो ये रिएक्शनें आई। कौन सी? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। जिसमें से फर्स्ट रिएक्शन है फिनकेल्स्टन रिएक्शन। ये जो फिनकेल्स्टन रिएक्शन है ये आयोडाइड बनाने के लिए यूज़ होती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे पहले के क्लोराइड या ब्रोमाइड जो बने होते हैं उनको NaI से रिएक्ट करते हैं, और I नेगेटिव जो है वो क्लोराइड या ब्रोमाइड की जगह पे आ जाता है, और इस तरह से आयोडाइड्स बन जाते हैं। ये फिनकेल्स्टन रिएक्शन है। तो देखो रिएक्शन को भी देख लेते हैं। CH3Cl NaI, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये निकल गया NaCl, और जो बचा लिख दो, क्या बचा बेटा? CH3I। तो इस तरह से आयोडाइड्स बन जाते हैं। और इसमें ज़रूरी नहीं क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स जो होते हैं उनके साथ भी ये सेम इसी तरह से रिएक्शन हो जाएगी। तो द रिएक्शन इज़ यूज टू कन्वर्ट अल्काइल क्लोराइड्स और अल्काइल ब्रोमाइड्स इनटू अल्काइल हाइड्राइड्स यूजिंग NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। NaI या KI भी लिखा होता है बेटा कई बार, और किसकी प्रेजेंस में? एसीटोन की प्रेजेंस में। अच्छा, इसका प्रिंसिपल क्या है? इस रिएक्शन का प्रिंसिपल ये होता है कि जो NaI होता है वो, ये इधर से बताता हूँ। देखो ये जो NaI होता है ये एसीटोन में तो अच्छे से घुल मिल जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एसीटोन में ये भी घुल मिल जाता है। यानी ये तीनों, कहने का मतलब ये रिएक्टेंट ये दोनों एसीटोन में अच्छे से घुल मिल जाते हैं, तो जिससे ये दोनों आपस में रिएक्ट कर पाते हैं। लेकिन वापसी इस रिएक्शन की नहीं होती, और क्योंकि अच्छा पहले तो ये दोनों जब घुल मिल जाएंगे तो CH3I बन गया और NaCl, लेकिन अब कंसेप्ट ये है, ये जो NaCl बन गया ये एसीटोन में वापस डिसॉल्व नहीं होता, तो जिसकी वजह से अगर ये इसके साथ नहीं डिसॉल्व होगा तो ये रिएक्शन रिवर्स भी नहीं होगी कि Cl नेगेटिव अब I नेगेटिव की जगह आ जाए और रिएक्शन रिवर्स हो जाए। तो ये इस रिएक्शन का प्रिंसिपल है। मैं फिर बता देता हूँ कि ये NaI इसमें डिसॉल्व हो जाता है, ये भी डिसॉल्व हो जाता है, तो जिससे इन दोनों की आपस में रिएक्शन होकर प्रोडक्ट बन जाते हैं। पर ये NaCl जो है ये एसीटोन में डिसॉल्व नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये रिएक्शन रिवर्स नहीं जाती है। तो ये इसका कंसेप्ट है बेटा, और वही यहाँ बताया। देखो द प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन इज डैट NaI बीइंग कोवलेंट इज मिसिबल। मिसिबल मतलब घुल जाना, डिसॉल्व हो जाना, इन एसीटोन एंड CH3Cl, तो वो दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। हाउएवर NaCl फॉर्म्ड एज बाय प्रोडक्ट, जो NaCl बनेगा बाय प्रोडक्ट की तरह, बीइंग आयनिक, वो आयनिक होता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो वो इंसोल्यूबल रहता है एसीटोन में और CH3I, सो रिवर्स रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस। ये चीज़ है बेटा। तो ये फिनकेल्स्टन थी। फिनकेल्स्टन किसके लिए आ गई? NaI यूज़ कर रहे हो तो आयोडाइड बनाने के लिए आ गई। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम फ्लोरिनेशन भी थी, तो फ्लोरिनेशन को हटाने के लिए आ गई बेटा स्वार्ट्स रिएक्शन। बड़ी आसान है। इसमें क्या करते हैं, CH3Cl को जैसे AgF से रिएक्ट कर दो, HgF भी ले सकते हो। तो
सिंपल है, Cl नेगेटिव चला जाएगा और F नेगेटिव आ जाएगा, तो Cl नेगेटिव और Ag पॉजिटिव जुड़ के AgCl बन गया और वो बन गया CH3F। ऐसे है, सिंपल सी रिएक्शन है ये। तो इसमें क्या आता है देखो, अल्काइल क्लोराइड्स और अल्काइल ब्रोमाइड, यहाँ पे भी ब्रोमाइड भी ले सकते थे, इन प्रेजेंस ऑफ AgF या HgF आर कन्वर्टेड टू अल्काइल फ्लोराइड्स, ये होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिपरेशन फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट्स। तो डाइजोनियम सॉल्ट ये लास्ट चैप्टर जो था एमीन्स का, उसके वीडियोस भी बनाए हैं, वहाँ पे भी आपने पढ़ा होगा। तो चलो अब फिर से एक बार डिस्कस कर रहे हैं, तो दोबारा आप पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, इसमें एनिलीन लेते हैं, ये क्या है नाम लिख लेना चाहिए, ये एनिलीन है, ANILINE। उसको नाइट्रस एसिड, अब नाइट्रस एसिड ये होता है HNO2, ये नाइट्रस एसिड होता है, पर क्योंकि नाइट्रस एसिड अनस्टेबल होता है तो इसीलिए इसको अब ये नाइट्रस एसिड क्या होता है, अनस्टेबल, तो अनस्टेबल होता है तो इसको पहले से बना के नहीं रखा जाता, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी ये बातें कही हैं। तो इसको उसी टाइम बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, NaNO2 और HCl से मिला के। तो जैसे होता क्या है, Na और Cl अलग निकल जाता है तो HNO2 बन जाता है। तो ये बोलना इसको नाइट्रस एसिड ही होता है, ये जो दोनों को मिक्सचर लिखा है ना, नाइट्रस एसिड। तो एनिलीन की रिएक्शन करनी है, ये है एनिलीन और ये आ गया नाइट्रस एसिड, कितने टेम्परेचर पे, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस या 273 से 278 तक केल्विन में, तो ये ध्यान रखना। और ये बन जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये जो सब्सटेंस बन गया, ये क्या बन गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यानी बेंजीन रिंग लिखो, N पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड N, Cl नेगेटिव, और ये बाय प्रोडक्ट बन गए साथ में NaCl और H2O। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये भी होती है, ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है ना, ये जो डाइजोनियम सॉल्ट बना, इसको NaCl और वाटर जो साथ में बाय प्रोडक्ट बने, इनसे अलग नहीं किया जाता, ये साथ में ही रखा जाता है। क्यों साथ में रखा जाता है बेटा, क्योंकि ये जो कंपाउंड है ये भी ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ये देखो ये सिर्फ 0 से 5 तक एग्जिस्ट करेगा, 5 से ऊपर चले गए तो ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, क्या होगा वो भी मैं बताता हूँ। पर मेन बात ये आ गई कि ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो अगर इसको मान लो अलग करने के चक्कर में कोई टेम्परेचर बढ़ गया, कोई रिएक्शन और हो गई या ये, तो फिर क्या होगा, ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए ये जैसा बन जाए ना, इसको ऐसे ही यूज़ किया जाता है। यानी अगर कहीं पे हमें ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शंस भी करनी हो तो बेसिकली वो प्योर नहीं होता, उसके साथ ये बने ही रहते हैं। तो ये चीज़ है, अलग क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, तो इसके टूटने का खतरा बना रहता है। दूसरी बात, ये जो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, जैसे ये 0 से 5 है, अगर ये टेम्परेचर 5 से 10 हो गया ना, तो 12 डिग्री सेल्सियस तक आते आते कहते हैं ये सारा डाइजोनियम सॉल्ट, ये जो वाटर इसके साथ में बना है, इसी से रिएक्ट कर जाता है और फिनोल क्या होता है, रिंग और OH, फिनोल में बदल जाता है ये सारा का सारा, तो ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट आ गई सैंडमेयर रिएक्शन, ये भी आपके लास्ट यूनिट एमीन्स में भी आई थी बेटा। तो इसमें सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, इसमें आपने इसमें ये डाइजोनियम सॉल्ट आ गया बेटा, बेंजीन रिंग N पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड N, Cl नेगेटिव। अगर इसकी रिएक्शन कर दोगे आप Cu2 Cl2 और HCl से, ये याद करना है, Cu2 Cl2 और HCl, तो क्लोरोबेंजीन बना दो और N2 गैस अलग निकल जाएगी, रिलीज हो जाएगी। और अगर Cu2Br2 और HBr से कर दिया तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा और फिर वही N2 गैस अलग निकल जाएगी, ये होता है। तो सैंडमेयर रिएक्शन से क्या क्या बनते हैं, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन बनाना है तो Cu2 Cl2 और HCl यूज़ करोगे, एक सेकेंड बेटा, हाँ, तो अगर आपने Cu2 Cl2 और HCl यूज़ किया तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और हमारे पास अगर Cu2Br2 और HBr यूज़ किया तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, ये होता है। और नेक्स्ट देखिए फॉर्मेशन ऑफ आयोडोबेंजीन पे आ जाओ। आयोडोबेंजीन में क्या होता है, ये N पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड N, Cl नेगेटिव, ये लेना है और Ki को यूज़ करना है। Ki से याद रखो, I नेगेटिव जो है वो आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आयोडोबेंजीन बन जाएगा, N2 गैस अलग निकल जाएगी और KCl अलग निकल जाएगा। तो ये आयोडोबेंजीन बनाने का मेथड है। तो ये जो मेथड्स आप भी पढ़ रहे हो, ये बेटा थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, रिटन प्रैक्टिस आपने। अच्छा नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आ गई बेटा हेलो एल्केन्स और हेलोरिन्स की। तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देखिए, इसमें ये क्या कह रहा है, फर्स्ट में ये कह रहा है कि मिथाइल मतलब एक कार्बन वाले, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल,
आर गैसेज, यानी जिनमें एक या दो कार्बन एटम्स होते हैं वो गैसेज हैं रूम टेम्परेचर पे। बट हायर मेंबर्स का क्या मतलब है, कार्बन बढ़ा दो, 3 कर दो, 4 कर दो, 5 कर दो, 6 कर दो, ऐसे करते जाओ तो थोड़े बड़ा 3 4 5 6 7 ऐसे पे आ जाओगे तो कहता है वो लिक्विड्स बन जाएंगे। उससे भी आगे कार्बन एटम्स बढ़ा दोगे, यानी 15 16 17 18 ऐसे कार्बन एटम्स बढ़ा दो तो वो सॉलिड्स बन जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है बेटा, ये कई बार बता चुका हूँ। जैसे जैसे कार्बन एटम्स बढ़ेंगे साइज़ बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, और साइज़ और मास बढ़ने से क्या होता है, वैन डर वाल्स इंट्रैक्शंस बढ़ती हैं। तो इसीलिए ये पहले शुरू में जब थोड़े थे तो गैसेज होंगी, फिर थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे लिक्विड्स बन जाएंगे, फिर थोड़े और ज़्यादा होंगे सॉलिड्स बन जाएंगे। तो इसीलिए वैन डर वाल्स इंट्रैक्शंस बढ़ेंगी विच इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन साइज और मोलिकुलर मास। अच्छा आगे चलते हैं, आगे क्या आ गया बेटा, कहता बॉइलिंग पॉइंट जो है अल्काइल हैलाइड्स का हाई होगा देन कंपेयर टू, किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोकार्बन मतलब सिर्फ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो वो तो होना ही है बेटा, क्योंकि अल्काइल हैलाइड्स मतलब कौन कौन प्रेजेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और आपको मैं एक बात बोलता था कि फ़ोन और फ़ोन के साथ H जुड़ा हो तो होती है हाइड्रोजन बॉन्ड, और फिर कल बारात आई अलग से हो मॉलिक्यूल में तो होती है डाइपोल, और जब ऐसा ना हो तो होती है वैन डर वाल्स। तो सबसे वीक होती हैं वैन डर वाल्स। तो जो हाइड्रोकार्बन है यहाँ पे तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, तो इसमें ना तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी हाइड्रोकार्बन्स में, ना डाइपोल बनेगी, तो इसमें बनेगी सिंपल वीक वैन डर वाल्स। तो वीक वैन डर वाल्स इंट्रैक्शंस बनेंगी तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम ही तो होगा। जबकि हैलाइड्स की बात करें यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की, तो इनमें तो होंगी स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंट्रैक्शन। तो इसीलिए क्योंकि अल्काइल हैलाइड्स में डाइपोल इंट्रैक्शंस होंगी जो वैन डर वाल्स से स्ट्रॉन्ग है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोकार्बन्स के कंपैरिजन में। तो ये देखो द boiling point of alkyl halides are higher than compared to hydrocarbons because in alkyl halides there are strong intermolecular dipole interactions। ठीक है, halides में क्या होंगी, strong intermolecular dipole interactions, but in hydrocarbons there are weak van der Waals interactions। तो ये होता है बेटा। चलिए आगे देखिए, फॉर द सेम अल्काइल ग्रुप कहता अगर सेम रहे, मतलब जैसे CH3 है तो वो CH3 ही रहा, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है अल्काइल हैलाइड्स का वो इंक्रीजेस इन ऑर्डर। तो वो बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ेगा, कहता तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा फ्लोराइड का, उससे ज़्यादा हो जाएगा क्लोराइड का, फिर ब्रोमाइड का, और सबसे ज़्यादा हो जाएगा आयोडाइड का। ये वो कहना चाह रहा है, यानी अल्काइल ग्रुप सेम रखो तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किस तरह से बढ़ेंगे, तो वो इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे, ये कहना चाह रहा है बेटा ये। अच्छा, दिस अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन वैन डर वाल्स इंट्रैक्शंस, और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वैन डर वाल्स इंट्रैक्शंस बढ़ेंगी विच इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज ऑफ हैलोजन एटम। क्योंकि फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन पे जब जाते हैं तो साइज़ बढ़ता है तो वैन डर वाल्स इंट्रैक्शंस बढ़ेंगे, और इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट भी जैसे जैसे आप कहता फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन और ब्रोमीन से आयोडीन की तरफ जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड आल्सो इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। यह है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड्स आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, आल्सो इंक्रीजेज आएगा यहाँ पे, हाँ ये आ गया, आल्सो इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, यानी हैलोजन एटम्स बढ़ाओगे तब भी बढ़ेगा। जैसे देखो CH3Cl का कम होगा, अब CH2Cl2 का ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 2 क्लोरीन हो गए, CHCl3 का और ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 3 हो गए, CCl4 का और ज़्यादा हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे वही कंसेप्ट है बेटा, जैसे जैसे हैलोजन एटम बढ़ेंगे ना, 3 हो गए, 4 हो गए, तो हैलोजन एटम्स जो हैं उससे एटॉमिक मास बढ़ेगा। जैसे एक क्लोरीन का होता है 35.5, तो 2 का कितना हो जाएगा बेटा 35.5 इंटू 2, ऐसे 3 का 3 टाइम्स हो जाएगा, 4 का 4 टाइम्स हो जाएगा, तो मास बहुत बढ़ेगा। मास बढ़ेगा तो वैन डर वाल्स इंट्रैक्शंस बढ़ेंगी, और वैन डर वाल्स इंट्रैक्शंस बढ़ेंगी तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, वो चीज़ है। अच्छा ब्रांचिंग से क्या होता है, कई बार बता दिया आपको, ब्रांचिंग से साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। तो क्योंकि ब्रांचिंग से साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है तो वैन डर वाल्स इंट्रैक्शंस भी कम हो जाएंगी। तो इसीलिए जैसे ये इसने यहाँ पे ये बताया, ये देखो कहता एन प्रोपाइल। अब एन याद हो आपको तो मैंने कहा था एन कौन होते हैं, स्ट्रेट चेन वाले। और आइसो कौन होगा, आइसो वो होगा जब 3 कार्बन एटम है और ग्रुप बीच वाले पे लगा है, तो एक तरह से ये ब्रांच आ गई बेटा। तो ब्रांचिंग से क्या होता है, साइज़ छोटा हो जाता है, तो इसीलिए इसका साइज़ छोटा होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा।
और स्ट्रेट चेन वाले का साइज़ बड़ा होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। तो ये चीज़ है बेटा, क्योंकि साइज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वैन डर वाल्स इंटरेक्शन के। तो साइज़ बढ़ेगा तो वैन डर वाल्स इंटरेक्शन बढ़ेंगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। ये यहाँ पे बात आती है। अच्छा, नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास ये 3 है, देखो डायग्राम बनाए हुए। ये तो आ गया बेटा हमारे पास ऑर्थोक्लोरो वाला, ये आ गया मेटाक्लोरो। देखो ग्रुप लगा दो, ग्रुप के नेक्स्ट पोजीशन होती है ऑर्थो। ये ग्रुप लगा दिया, एक छोड़ दो, ये तो ऑर्थो है, उसके नेक्स्ट होती है मेटा। और ये ग्रुप लगा दिया तो एक छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये जो पोजीशन होती है ये होती है पैरा। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे गड़बड़ मत कर देना, ये Cl इधर नहीं आना चाहिए बेटा, ये Cl तो इस बॉन्ड पे लगा है इधर, तो ये इस तरह से बना लेना, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं समझाता हूँ। इन तीनों में ये कहता है जो पैरा आइसोमर है, पैरा मतलब ये वाला बेटा, कहता है इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। बिल्कुल होगा बेटा, क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि इसमें एक सिमिट्री है। पहले तो मैं फिर बता देता हूँ, Cl इधर नहीं लगाना, इधर लगाना। सिमिट्री मतलब एक जैसा, यानी इसको ऐसे कर दो, 2 पार्ट्स में डिवाइड करो तो जैसा ऊपर वाला पार्ट है वैसे नीचे वाला है, सिमिट्री एक जैसा है। तो इसमें क्या होगा, इसके पार्टिकल जो होंगे ना वो अपने ही दूसरे पार्टिकल्स, यानी बिल्कुल ठीक ऐसे ऐसे ही जैसे इधर भी होगा इधर भी होगा, उनसे क्लोजली पैक हो पाएंगे। क्लोजली पैक हो पाएंगे तो क्लोज होंगे तो टाइट हो जाएंगे ना वो, और उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। लेकिन इनमें क्या होगा, जैसे ये ऑर्थो वाले को देख लें या मेटा वाले को देख लें, इनमें ये जो ग्रुप्स हैं ना बेटा, ये ग्रुप्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से जैसे ही वो दूसरा ग्रुप इसी तरह का दूसरा इस तरफ आएगा तो ये जो ग्रुप्स हैं ये उसको इन ग्रुप्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स उस दूसरे मॉलिक्यूल के ग्रुप्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, जिससे ये क्लोज नहीं आ पाते। कौन कौन? मेटा और ऑर्थो। ये इनकी वजह से बेटा ये एक ग्रुप के एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे ग्रुप के एटम के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, तो जिसकी वजह से, क्योंकि ये ग्रुप पास पास हैं तो रिपल्शन ज़्यादा होते हैं, तो ये एक मॉलिक्यूल दूसरे के पास भी नहीं आ पाता, और इसीलिए ओवरऑल क्या होता है कि इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट रह जाता है कम, और पैरा का सबसे ज़्यादा हो जाता है। मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, Cl इधर नहीं इधर लगाना है आपने बॉन्ड के साथ, यहाँ पे इस पोजीशन पे पैरा पोजीशन पे Cl लगाना है इस तरह से। तो ये है, तो यही बताया। देखो पैरा आइसोमर हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थो एंड मेटा बिकॉज ड्यू टू सिमिट्री। तो इसको नाम क्या बोल रहे हैं? सिमिट्री इन पैरा आइसोमर। इट रिजल्ट्स इन क्लोज पैकिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिससे पार्टिकल एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। और एक और चीज़, क्योंकि पार्टिकल्स काफ़ी क्लोज होंगे पैरा में, तो क्लोज होंगे तो वो एक दूसरे को छोड़ना नहीं ना चाहेंगे, और इसीलिए पैरा आइसोमर की सॉल्युबिलिटी वाटर में कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएंगी बेटा? वो क्लोजली पैक्ड है, जुड़ा हुआ है आपस में, तो जुड़ा हुआ है तो वो पानी में जाके पानी के साथ नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वो आपस में बहुत टाइटली जुड़ा हुआ है। तो वही ये बता रहे, देखो पैरा आइसोमर जो है इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी वाटर में ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी उसके अपने पार्टिकल्स उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली जुड़े हुए हैं, ये वो कहना चाह रहे हैं। अच्छा, लास्ट आ जाते हैं बेटा सॉल्युबिलिटी पे। सॉल्युबिलिटी में मेन बात ये आती है बेटा, अल्काइल हैलाइड्स, ये पोलर तो हैं, वाटर भी पोलर है, हैलाइड्स भी पोलर है, पर फिर भी ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वाटर में तो आपस में होती हैं स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती हैं, किसमें? वाटर में। पर अल्काइल हैलाइड्स में है वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, और जब भी अल्काइल हैलाइड, जैसे कि मान लो CH3Cl है, इसको वाटर में डाल भी दो इसको, तो ये मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़े ना बना सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए तो फोन और फोन के साथ H जुड़ा होना चाहिए। इवन CH3F भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि फोन यानी F जो है वो H के साथ जुड़ा होना चाहिए, जबकि ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड H के साथ नहीं है, ये तो कार्बन के साथ है ना बेटा। ये जो 3 हाइड्रोजन है ये इस तरह से है ना, ये कार्बन से जुड़े हैं, तो F की बॉन्ड तो कार्बन से है, तो ये भी F होते हुए भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। तो क्योंकि अल्काइल हैलाइड्स आपस में वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से जुड़े हुए हैं, और वाटर में होती हैं स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और हैलाइड्स और वाटर आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, इसलिए हैलाइड्स जो हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। तो यही है, अल्काइल हैलाइड्स वाटर पोलर तो हैं, पर हैलाइड्स इनसोल्यूबल होंगे बिकॉज स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वाटर में, और रिजल्टिंग इंटरेक्शन जो होंगी, यानी वाटर और हैलाइड्स आपस में जो जुड़ेंगे वो हाइड्रोजन बॉन्ड की तरह नहीं जुड़ेंगे, वो काफ़ी वीक इंटरेक्शन से जुड़ेंगे। तो इसीलिए ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। हाँ, पर नॉन पोलर जैसे कि बेंजीन, ईथर, उनमें डिसॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इनमें भी तो हाइड्रोकार्बन ग्रुप है ना, जैसे CH3Cl, तो ये हाइड्रोकार्बन है, और बेंजीन भी हाइड्रोकार्बन है, तो ये इनमें थोड़ा डिसॉल्व हो जाते हैं।